मैं मंगेश ज्ञानेश्वर बोरकर, संचालक संबोधि आईएएस एकेडमी मुंबई ठाणे। आप सभी का आज का जो यह सेशन है 2 दिसंबर 2020 का, उसमें स्वागत करता हूँ। हमारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संबोधि आईएएस एकेडमी के माध्यम से मैंने जो यह कॉन्स्टिट्यूशन की मूल्य व्यवस्था और उसको उसकी उपयोगिता जानने के लिए जो है यह जो लेक्चर सीरीज शुरू की है 26 नवंबर से, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं। और हमारे अभी टोटल कल तक हमारे बहुत अच्छे लेक्चर्स हुए, रेगुलरली लेक्चर्स हुए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा वो 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे था, जिसपे कालीचरण खरतड़े जो है तेलंगाना कैडर के आईएएस, उन्होंने अपना 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 जो भाष्य जो है प्रियम्बल के ऊपर वो किया था। उसके बाद मेरा खुद का लेक्चर हुआ था फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों के ऊपर। उसके बाद प्राध्यापक चित्रा लेले मैडम जो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के चर्चगेट कॉलेज से है, आर्ट्स कॉलेज से, और जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड है, उन्होंने महिला सक्षमीकरण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। उसके बाद 29 को हमारे 2 लेक्चर्स हुए थे, जिसमें नागपाल लोहकरे जी, उन्होंने एग्रीकल्चर इश्यूज, एग्रीकल्चर पॉलिसीज के ऊपर अपना लेक्चर दिया था। नागपाल लोहकरे सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में अपेडा में कार्यरत है, हैदराबाद में। और उसके बाद हमारे सुभाष कामड़े सर है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट कर्नाटका में है। उन्होंने हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पॉलिसीज और हेल्थ इश्यूज, इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया था। आफ्टरवर्ड्स 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे सर, जो सोलापुर के प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, उन्होंने एक लेक्चर उनका रिजर्वेशन पॉलिसीज के ऊपर हुआ था, और जो दूसरा लेक्चर कल का था वह श्रमिक कल्याण और श्रमिकों के जो इश्यूज है उसके बारे में हुआ था। और आज यह हमारा जो आज 2 दिसंबर का जो लेक्चर है, इसके लिए हमारे हमारे साथ अभी उपस्थित हुए हैं माननीय माननीय हेलो अभी हमारे साथ जो उपस्थित हुए हैं माननीय उमेश सोनवने सर। माननीय उमेश सोनवने सर जो है, यह फिलहाल मुंबई में डेप्यूटी कमिश्नर है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में। और स्पेसिफिकली वो कास्ट वैलिडिटी जो है, कास्ट वैलिडिटी से रिलेटेड उनका कार्य है। और उनका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली MSW है सोशल वर्क में, कर्वे इंस्टीट्यूशन पुणे से। उसके बाद उन्होंने काफी सारे विषयों पे, काफी सारे सब्जेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। 2010 में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की जो एग्जाम होती है MPSC की, जिसे सरल सेवा भर्ती ऐसा कहा जाता है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सो उसके थ्रू उनका सिलेक्शन जिला परिषद में सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे हुआ था, समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण ऑफिसर। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में भी, महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन में भी काम किया है। और अल्टीमेटली प्रमोशन होके उनका जो अभी वो जो कार्यरत जिस पोजीशन पे है वो है डेप्यूटी कमिश्नर कास्ट वैलिडिटी सेक्शन अंडर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। सो एक उनका जो काम है वो स्पेसिफिकली सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, सामाजिक सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड उनका काम है। और इसीलिए आज का जो इस पूरे सेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान, यह सोशल जस्टिस की बात करता है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और उसमें सोशल जस्टिस के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह है, फंडामेंटल राइट्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, और अन्य कई जगहों पे है, जैसे आर्टिकल 340, 341, 342 इसमें भी है। सो
उनका इस सिंस ही इज एसोसिएटेड विद दैट डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट से वो एसोसिएटेड है, और इसीलिए मैंने उनको कहा था कि सर आप इसी विषय को ध्यान में रखते हुए इस विषय को आप प्रस्तुत करें। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को कि हम 3 साल से लगभग जुड़े हुए हैं। सोशल मूवमेंट से सर का भी एसोसिएशन है, मेरा भी एसोसिएशन है, तो फिर उसी माध्यम से इस एक सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम में सर ने बिल्कुल कुछ भी ये ना कहते हुए फर्स्ट टाइम ही मुझे कहा कि यस सर, लाइक आई विल डिलीवर माय सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो सभी का मैं स्वागत करता हूँ और उमेश सोनवणे सर का मैं स्वागत करता हूँ, और मैं अभी सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि वो उन्हें ये सेशन स्टार्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर, उमेश सोनवणे सर फ्रॉम मुंबई, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट मुंबई। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, यस थैंक यू। सर। हाँ। मुझे लगता यस है भाई आवाज सबके सबके तरफ से मुझे आवाज मेरी पहुंचती है, सबको आती है आवाज। यस 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 यस। ओके, थैंक यू सर। आपने जो ये ऑनलाइन सेशन जो ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ कि यस हेलो, यस, हाँ हाँ यस, कॅरी ऑन सर, चालू ठेवा, यस, तुम्ही चालू ठेवा। इसलिए इनफॅक्ट मध्ये जर कुठे मध्ये जर मराठीमध्ये बोलायचे असेल तर बोलू यस, शकता, काही यस, प्रॉब्लेम नाही, इन केस ओके, मराठीत वाटलं तर। थैंक यू सर। मध्ये मध्ये आहेत, मराठी मॅक्सिमम आहे। हाँ तो आपने ये जो कोशिश की है, भारतीय संविधान सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। सबको उस भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस है या भारतीय संविधान किसके बारे में बात करता है, यह सबको समझ में आना चाहिए। इसलिए आपने जो पहल की है, अलग अलग विषयों के ऊपर आपने जो ऑनलाइन सेशन रखे हुए हैं, उसके लिए मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरा आज का जो ओके सर, विषय है, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय, इसके बारे में मैं अपनी बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम यह समझ में लेना चाहिए हमें कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय ये जो कंसेप्ट है, उसको हम किस तरह से देखते हैं। ये सामाजिक न्याय की कंसेप्ट क्या है और भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में क्या प्रोविजंस है, और ये प्रोविजंस रियलिटी में वास्तविकता में लाने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, वो क्या काम करती है। ये 3 टॉपिक में हम यह सेशन आगे चलाएँगे। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो सकता है? न्याय का मतलब तो यही हो सकता है कि जहाँ पे किसी का शोषण ना हो, जहाँ पे समानता हो, समता हो, यही हम बोलेंगे कि वहाँ पे न्याय है। तो सामाजिक न्याय का इसका मतलब क्या है कि जहाँ जिस समाज में कोई शोषण नहीं है, जिस समाज में कोई असमानता नहीं, जिस समाज में सभी वर्गों में, जातियों में सभी लोगों में समता है, तो वहाँ पे सामाजिक न्याय है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो सामाजिक न्याय जो कंसेप्ट है, ये तो अभी मॉडर्न कंसेप्ट है, जो अ, लोकशाही या अपना कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ऐसा हम समझते हैं। तो लेकिन न्याय की कंसेप्ट तो बहुत पहले से है, और समाज भी पहले से है। तो उस वक़्त ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उस वक़्त का समाज किस कानून पे चलता था, या उस वक़्त का न्याय की कंसेप्ट क्या होती थी, ये भी हमें देखना चाहिए। तो ये अपना संविधान आने से पहले समाज जो चल रहा था अपना, जो सोसाइटी चल रही थी, तो सोसाइटी में वर्ग वर्ग व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ पे जाति व्यवस्था थी। और यह जाति वर्ण वर्ग व्यवस्था, इसमें समाज अ, अ, जो डिवाइड हुआ था। अ, समाज में अ, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अनटचेबल जो हम कहते हैं, ये यह वर्ण व्यवस्था में समाज डिवाइड हुआ था। या
स्त्री पुरुष में यह उसमें भी असमानता थी, लिंग भेदभाव था। अ, यह समाज की रचना की थी, जैसे कि वेद है, पुराण है, स्मृतियाँ है। इन धर्म ग्रंथों में जो धर्म ने लिखा हुआ कानून था, वही यह समाज का कानून था। उसी के मुताबिक यह समाज चल रहा था। यह समाज में सभी जगह पे असमानताएँ हम देख सकते हैं कि किसी को ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, तो उसको कुछ विशेष अधिकार है और अस्पृश्य है, शूद्र है, तो उसको उसके ऊपर अन्याय होता होता है, उनका Okay. शोषण होता है। तो यह समाज व्यवस्था Bye, sure. हमें समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है या जिनको समाज की रचना समझ समझ में आती है, तो वो यह रियलिटी जो है, वो एक्सेप्ट करेंगे कि भारतीय संविधान इम्प्लीमेंट होने से पहले समाज की रचना क्या थी, वो किन लोगों का, किन बैकवर्ड क्लासेस का किस किस तरह से शोषण होता था। यह शोषण की व्यवस्था थी। यहाँ पे सबको शिक्षा का अधिकार नहीं था। यहाँ पे किसी के लिए एक कानून और किसी के लिए अलग कानून, ऐसा विषमता का, भेदभाव का यहाँ पे बर्ताव था। तो यह समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, यह कानून व्यवस्था विषमता या शोषण के बेस के ऊपर थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यह समाज व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए मॉडर्न इतिहास में किन लोगों ने, बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि जो महात्मा फुले हैं, छत्रपति शाहू महाराज है और आगे जाके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी है, तो इनका योगदान यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए हम महाराष्ट्र में बोलते हैं कि फुले शाहू आंबेडकर यांची विचारधारा, यानी कि फुले छत्रपति शाहू महाराज और अम्बेडकर जी, इनका जो विचार है, यह विचार ही सामाजिक न्याय की तरफ जाता है और यही विचार कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने हमारे सामने दिया हुआ है और इसके मुताबिक ही हमें आगे जाके काम करना चाहिए या राज्य को इसके मुताबिक ही काम करके लोगों का कल्याण जो है वो अचीव करना चाहिए। Sonia. ऐसा ऐसी ये विचारधारा है। तो हम यह महात्मा फुले जी को या छत्रपति शाहू महाराज इनको यह स्थान क्यों देते हैं कि ये उनका जो विचार है या उनके जो काम कार्य जो है, यह सामाजिक न्याय के काम थे। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी तो हमने 28 नवंबर को डेथ एनिवर्सरी जो है महात्मा फुले जी की, वो मनाई। उनके विचारों को, उनके कार्यों को हमने उजागर किया। तो उन्होंने क्या किया था समाज के लिए? तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा फुले जी ने सबसे पहले ये समाज व्यवस्था में सबसे पहले समाज का जो विश्लेषण किया उसमें उन्होंने बताया कि एजुकेशन। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ। हाँ। समाज में एजुकेशन या शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक गुलामगिरी बोल के ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ब्राह्मण वर्ग या उस समय के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का डोमिनेशन उनमें था। वो क्यों था? तो उसकी वजह एक ये भी था कि एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार जो है, वो सिर्फ़ उच्च वर्ग के लोगों के पास ही था, ब्राह्मण के पास ही था। तो इसीलिए ब्राह्मण वर्ग एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा मेजॉरिटी में था और वही वर्ग बाकी जो बहुजन है, बाकी जो अस्पृश्य है, उनके ऊपर उनका शोषण करता था, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं थी। शिक्षा ना होने की वजह से उनको अपने अधिकारों का पता नहीं था और यही बात उन्होंने एक अच्छी तरह से एक स्लोगन में कही थी। वो मराठी में बोलते हैं कि "विद्याविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ केवळ अविद्येने झाले." तो इनका उनका जो कहना था कि जो अविद्या है, यानी कि शिक्षा जो नहीं है,
बहुजनों को, इसकी वजह से ही उनका जो शोषण होता है या उनके उनके पास वो जो दारिद्र्य में वो रहते हैं, उसका एक ही कारण है कि उनका शिक्षण नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और शिक्षण ना होने की वजह से ही वह बहुजन समाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा पा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने रिजर्वेशन जो मिलना चाहिए, यानी कि सब कास्ट के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में जाके काम करने की जो संधि मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये बात भी उन्होंने सबसे पहले रखी थी। और उसके बाद उन्होंने अनटचेबल्स या हरिजन, अस्पृश्य, इनके लिए या महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए सबसे पहले उन्होंने स्कूल खोले। 1948 को उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी के साथ एजुकेशन में बहुत काम चालू किया। बाद में हंटर कमीशन जो 1982 में आया, उसके सामने उन्होंने साक्ष्य दी और वहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखते हुए यह बोला कि एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन वो कंपल्सरी होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, ताकि बहुजन जो समाज है वो पढ़ सके और उनको शिक्षा मिल सके। उसके बाद यही जो बातें हैं छत्रपति शाहू महाराज जी है वो आगे लेके आते हैं। उन्होंने अपने कोल्हापुर के संस्थान में शिक्षा के महत्व के बारे में बहुत काम किया। छत्रपति शाहू महाराज जी जो है उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था 24 जुलाई 1970 को। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि एजुकेशन जो है वो अस्पृश्य को भी मिलना चाहिए और जो ब्राह्मण जो है उनको भी मिलना चाहिए और वो साथ में मिलना चाहिए, ना कि वो अलग-अलग स्कूल में मिलना चाहिए। उसके साथ हमें यही भी पता है कि सबसे पहले शाहू महाराज जी है उन्होंने यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में हॉस्टल की जो कांसेप्ट है, हॉस्टल की कांसेप्ट कोल्हापुर के संस्थान से ही निकली है। उन्होंने पहले कास्ट बेस्ड हॉस्टल्स निकाले ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके। बाद में उन्होंने वो कास्ट बेस्ड जो हॉस्टल है वो उसके साथ-साथ ही सबको इंक्लूसिव एजुकेशन मिल सके, ऐसे प्रोविजंस उन्होंने रखे। उन्होंने एक अपने संस्थान में एक ऑर्डिनेंस निकाला, जहाँ पे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है या पानी पीने की जो जगह है या जो भी पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे अस्पृश्य, अनटचेबल्स को भेदभाव की कोई भी ट्रीटमेंट ना मिले। उन्होंने अपने राज्य में कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन जो है वो दिया। उसके साथ-साथ जो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सेक्टर, ये बोल सकते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये देश में मुझे लगता है 1902 में, 1902। हाँ, 1902 उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में, अपने संस्थान में जो बहुजन है उनके लिए रिजर्वेशन रखा। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बहुजनों का जो सत्ता में आने का है या अपना विकास करने का है, वो एक रास्ता जो है वो खुल गया। उन्होंने यह नींव रखी, इसीलिए हम उनका जो जन्मदिन है, उन्होंने ऐसे बहुत काम किए, उसके लिए हमें बहुत टाइम भी लग सकता है वो सब बोलने के लिए। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि यह काम जो है, ये जो सोच है कि इसके लिए उनका जो जन्मदिन है, हम वह सामाजिक न्याय दिन भी बोल के मनाते हैं। उसके बाद आगे जाके यही शिक्षा की जो बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बहुत अच्छी तरह से रखी है हमारे पास, हमारे सामने। वो बोलते हैं कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलना तो चाहिए और उन्होंने एक संदेश भी दिया था कि शिका संघटित हुआ आणि संघर्ष करा। आप पहले सीखो, संगठित बनो और उसके बाद संघर्ष करो। तो यह बात उन्होंने भी रखी। इसीलिए हम बोलते हैं कि फुले शाहू अम्बेडकर, इनकी जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा ही सामाजिक न्याय का एक सोच है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और यही बात आगे जाके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो वो किस आर्टिकल्स में हम देख सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अच्छा, अभी हम वो शेअर कर सकते हैं सर? हां, प्रेझेंटेशन जो तुम्हाला बनाया है वो भी, हां, हां. तुम्हाला मोबाईलवरून करता येईल ना शेअर ते? मला करता येईल सर, शेअर करता येईल ते. 1 मिनिट, हां, चल मी तुम्हाला हे करतो, होस्ट करतो सर. फक्त तुम्ही कोणी जर एंट्री करणारे असतील, आता 90 पार्टिसिपंट्स आहेत आपल्या इकडे.
कोणी एंट्री करणारे ओके असेल तर तुम्ही त्यांना फक्त तेवढं थोडं बघून घ्याल एंटर करण्याची. हा, तुम्हाला होस्ट केलंय सर मी, तुम्ही शेअर करू शकता. ओके सर. आणि म्यूटचं पण तुमच्याकडेच आहे. कोणी आवाज जर माईकचा येत असेल तर तुम्ही म्यूट करून टाकाल त्यांना. तर त्यांना फक्त राईट्स द्या ना तुम्ही, शेअरिंगचे राईट्स द्या, होस्ट तुम्हीच राहा. नाही तो ओके ओके. हा, शेअरिंगचं तर होतं तसं. तुम्ही शेअर करा. मी करू कसं आता? क्लिक केलं ना सर, तर मंगेश सर मल्टिपल शेअर वरती क्लिक करा फक्त आणि होस्ट तुम्हीच राहा. अच्छा, सेटिंग मध्ये जाऊन का? नाही, सेटिंग मध्ये नाही, जिथं शेअरचं ऑप्शन आहे ना तिथं हा, 3 हा. ऑप्शन येतील, त्यात मल्टिपल शेअर असेल. ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनिट. ठीक आहे. हम्म, हम्म, हम्म. नाही, माझ्या इकडे नाही आहे, मी मोबाईलवरून करतोय. मला होस्ट करा तुम्ही. थांबा एक मिनिट. मीटिंग बरं सोनवणे सर, तुम्ही Yes, sir. करा शेअर, मी- शेअर करा तुम्ही, शेअर करा. शेअरिंगचं आहे तुमच्याकडे, येते? एक मिनिट सर. नाही येणार सर. नाही होणार ते, ओनली होस्ट कॅन बी शेअर. एक सर हा, मी ठीक आहे ठीक आहे सर, माझं- केलंय तुम्हाला, माझं तुम्हाला session केलंय मी. तुम्ही शेअर करा सर, शेअर करा तुम्ही, सोनवणे सर. ठीक आहे सर, ते मलाही जमणार नाही कदाचित लवकर. ठीक आहे. शेअरिंग होत नाही का? नाही, मी कंटिन्यू करतो, मला काय अडचण नाही. ओके सर. बरं, चालेल. ठीक आहे. मला द्या सर, मी शेअर करतो. ठीक आहे, ठीक आहे. ओके. नाही, ती अच्छा. फाईल तुमच्याकडे आहे का? माझ्याकडे पाठवू शकता तुम्ही मेलला, याला आपला सॉरी व्हॉट्सअपला पाठवू शकता. मी करतो. व्हॉट्सअप करता येईल मला? ठीक आहे. एकच मिनिट द्या, एक मिनिट सर. केले सर. ओके. ओके, ठीक आहे. अच्छा, हा, तुम्ही कंटिन्यू करा, हम आपण बोलू. हाँ हम अच्छा ठीक आहे, कंटिन्यू करू तुम्ही. शुभम जाधव, अनम्यूट करा तुमचा माईक, म्हणजे सगळ्यांना म्यूट करत. हॅलो. सर, ही पीपीटी आहे सर, ही. हो, पीपीटी आहे. ओके. ठीक आहे सर, शक्य झालं तर शेअर हा, करा. तुम्ही otherwise कंटिन्यू, तुम्ही मी बोलणं चालू. सुरू ठेवा, मी अच्छा. हे करतो तोपर्यंत. ओके, तो हम अभी ये देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से सामाजिक न्याय की जो सोच है वो रिफ्लेक्ट होती है. कौन कौन से आर्टिकल जो है वो सामाजिक न्याय का जो विचार है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं. हमें वैसे भी मालूम है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 40 से लेके आर्टिकल 35 तक हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स दिखाई देते हैं हमें. तो आर्टिकल 40 हम ये बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी है. इसका मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या हम बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ. उसके बाद आर्टिकल 15 जो है कि किसी भी व्यक्ति को अपना रिलीजन, अपना कास्ट, रेस और सेक्स या बर्थ प्लेस के ऊपर किसी व्यक्ति में भेदभाव की उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए. लेकिन इसको एक एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमन एंड चिल्ड्रन.
तो राज्य को ये अधिकार दिया है कि बच्चों, महिलाओं के लिए, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत अन्याय होता है, उनके लिए राज्य अपने अधिकार में कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 15(4) में यह भी है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल। आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 ये बोलता है कि इक्वालिटी जो है, समानता होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सेवा में आते वक्त सबको समान संधि या समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने कुछ एक्सेप्शन दिए हैं कि जैसे कि आर्टिकल 64 क्या कहता है कि स्पेशल फेवर्स कैन बी गिवन to the backward classes which cannot be adequately represented in a government sector. उसके बाद वहाँ पे एक अमेंडमेंट भी किया है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4B में। यह यहाँ पे ऐसा है कि अगर लास्ट ईयर में अगर जो SC ST OBC का जो बैकलॉग है, जो वैकेंसी है, वो अगर फुलफिल नहीं की गई तो वो 50% का लिमिट यहाँ पे हम क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने एक प्रावधान किया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 17 जो है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बहुत यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिकल्स के वजह से बहुत समाज में बदलाव आया है। जो अनटचेबिलिटी की जो प्रथा या कुप्रथा हम कह सकते हैं, वो जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस इस आर्टिकल्स की वजह से बंद हो गई और अनटचेबिलिटी का पालन करना या वो प्रैक्टिसेस करना ऑफेंस बन गया। इसके लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 वो बनाया गया था। उसका बाद में नाम बदल के सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 ऐसा रखा गया। फिर भी समाज में जो डोमिनेंट कास्ट जो है, उनका जो पिछड़े या बैकवर्ड क्लासेस या SC या ST कास्ट के जो लोग हैं, उनके ऊपर डोमिनेशन जो है वो चलता ही है। या ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो जो एट्रोसिटीज जो है वो बढ़ने लगी थी। इसके लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 यह बनाया। अभी उसमें अमेंडमेंट भी किया गया 2050 एंड 2018 में। ये अभी के अमेंडमेंट है, वो वही एक्ट अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो SC ST जो है लोग, उनको डिग्निटी से या सेल्फ एस्टीम, अपना जो स्वाभिमान है, उसके साथ सोसाइटी में विदाउट फियर, विदाउट सफरेशन एंड आत्मसम्मान के साथ वहाँ पे उन्होंने उनका जो जीवन है वो वहाँ पे वो तो इसलिए उन्होंने, यानी कि जो उनका जो सफरेशन होता है अपर कास्ट की तरफ से, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। उनको वहाँ पे प्रिवेंशन वो होता है, या जो अगर कोई उनका कास्ट के बेस के ऊपर उनको भेदभाव की जो अगर बिहेवियर ट्रीटमेंट देता है, तो उनको यह ऑफेंस बन जाता है और अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है। या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये है व्यवस्था है, जो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर्स है, उन्होंने भी निष्पक्ष होके या अपर कास्ट के लोगों का ही उनके डोमिनेशन में ना आते हुए अपना कायदे के जो रूल्स है वो फॉलो करके अपना काम करना चाहिए। ये भी ये एक्ट में ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं। उसके साथ साथ इसी एक्ट की वजह से जो पीड़ित है उनके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रावधान है, उनके लिए कॉम्पेंसेशन जो है वो भी मिलता है। जो जैसा क्राइम है, जैसी एट्रोसिटीज है, उसके मुताबिक ही उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है। अभी नए रूल्स के मुताबिक वहाँ पे
85,000 से लेके 8,25,000 तक कॉम्पेंसेशन मिलता है। और उसके लिए ये समाज में एट्रोसिटीज ना हो या जातीय भेदभाव या तनाव की स्थिति ना हो, या जो भी एट्रोसिटी होती है उस केस में जो पीड़ित है उनको सहायता मिलती है या नहीं मिलती है, या उनको कुछ लीगल लीगल एड जो है वो हो उनको मिलती है प्रॉपर तरीके से या नहीं मिलती। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक कमिटी होते हैं, उसको हम डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी बोलते हैं। उसका जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ही असिस्टेंट कमिश्नर है, वो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के सोशल वेलफेयर के सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो है वो भी उसमें एक मेंबर्स होते हैं। और यह कमिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमिटी के अध्यक्ष जो है वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होते हैं। इसके साथ उसके बाद जो एक कमिटी हो वो डिवीजन लेवल की कमिटी होती है। उसके बाद की कमिटी जो है वो स्टेट लेवल की कमिटी होती है। तो यह कमिटी जो है विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमिटी, इनका काम यही है कि समाज में जो जातीय तनाव जो है या जो पिछड़े क्लास के जो लोग हैं एसटीज और एसटी, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और उनके ऊपर जाति जाति के कारण उनको भेदभाव की जो सिचुएशन है उनको फेस नहीं करना चाहिए। इसके लिए और जिनको जो लोग पीड़ित है उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। उनको जो आवश्यकता होती है जैसे कि रिहैबिलिटेशन में बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है, या अगर कोई जो कमाता हुआ आदमी अगर एक्सपर्ट हो जाता है इसमें, तो उस फैमिली को कुछ उनके लाइवलीहुड के लिए अगर ज़मीन चाहिए, कुछ बिज़नेस करना है, या अ, उनको सर्विस चाहिए, तो वो ऐसी बातें ये कमिटी जो है वो देखती है। तो ये हम ये बोल रहे थे कि जो आर्टिकल 16 17 जो है वो अनटचेबिलिटी जो है वो एबॉलिश करने की बात कहता है। उसके बाद आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो पहले राव बहादुर या राव साहब ऐसे जो पद मिलते थे राजा महाराजाओं के, यह पद अभी हम नहीं लगा सकते। अभी जो हम संविधान के दायरे में जो पद आते हैं जैसे कि डॉक्टरेट है, या किसी को मिलिट्री के जो पद है वो लगा सकते हैं, लेकिन जिससे हम विषमता पैदा या दिखाई देती है वैसा जो पद है वो हम अभी नहीं लगा सकते। ये जो बातें हैं फंडामेंटल राइट्स की, इसके बारे में पहले ही भी बहुत सेशन या बहुत बार ये बातें हुई है, इसके लिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। उसके बाद जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है आर्टिकल 23, अ, उसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ऐसा बताया है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है महिलाओं की या बच्चों की, उसके लिए वो अपराध है या आर्टिकल से। आर्टिकल 24 जो है जो फैक्ट्री में बच्चों को काम करना पड़ेगा, तो 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। हम उसे बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर्स, तो यह आर्टिकल 24 से प्रोहिबिटेड है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 37 से 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो उसमें संविधान में ऐसा तो नहीं लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कैटेगराइजेशन हो सकता है, या उन्होंने नहीं किया है। लेकिन हम अभी सामाजिक न्याय को समझना चाहते हैं, तो हम सामाजिक न्याय को किस तरह से समझते हैं कि जैसे कि संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें भी सामाजिक न्याय को सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस ऐसा उन्होंने कहा है। तो यह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय व्यक्ति को मिलना चाहिए।
इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को, वह राइट्स जो है वास्तविकता में अगर लाने हैं हमें, तो इसके लिए हमें यह सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है उसके बेस के ऊपर खड़ा हुआ समाज जो है वो हमें उस होना चाहिए, तभी हम वास्तविकता में फंडामेंटल राइट्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे प्रियम्बल में हम यह बोल रहे थे कि सामाजिक न्याय को, जस्टिस को सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस ऐसा बताया है। इसीलिए हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनको भी हम समझते हैं कि जो सोशल तत्व उसमें कौन से प्रिंसिपल से हमें दिखाई देते हैं या कौन से आर्टिकल से दिखाई देते हैं, और इकोनॉमिकल जो तत्व है वो कौन से आर्टिकल से दिखाई देते हैं। तो आर्टिकल 39 ए जो है वहां पे लिखा है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो सबको अपॉर्चुनिटी है कि जो जस्टिस है वो सबको समान होना चाहिए। आर्टिकल 39 ए जो लिखा है वहां पे मेन एंड वुमन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 46 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। तो राज्य ने, स्टेट ने जो इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड जो है जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वीकर सेक्शन, अदर वीकर सेक्शन, इनके लिए, इनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 46 में लिखा है। और आर्टिकल 47 में ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो जो समाज के जो सभी जो सेक्शन है, वीकर सेक्शन जो है, जैसे कि महिला है, बच्चे है या एससी एसटी जो कास्ट है, यह वीकर सेक्शन, इनके कल्याण के लिए स्टेट ने यानी कि राज्य ने काम करना चाहिए, ऐसा सोशल प्रिंसिपल जो है वो इन आर्टिकल्स से हमें दिखाई देता है। तो इसके बाद हम जो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल जो है, आर्थिक तत्व जो है वो देखते हैं। आर्टिकल 39 में ही स्टेट टू स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। तो स्टेट ने यह प्रयास करना है, हर मुमकिन प्रयास कि जो इनकम की जो असमानता है वो कम से कम हो। आर्टिकल 39 डी यह कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक समान काम के लिए एक समान ही पेमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 39 ई जो कहता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड टेंडर एज ऑफ द चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी अब्यूज। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जो महिला जो है उनको मैटरनिटी रिलीफ और बाकी वर्कर जो है उनका काम करने का जो कंडीशन है वो अच्छा होना चाहिए, यह आर्टिकल 42 में लिखा है। आर्टिकल 43 कंडीशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ। आर्टिकल 43 ए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यह जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इससे हमें हम यह समझ में आता है कि यह प्रिंसिपल इकोनॉमिक के बेस के ऊपर है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि जस्टिस जो है वो आर्थिक न्याय भी वहां पे होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकल लोगों को स्ट्रेंथन नहीं किया तो लोग जो अपने मूलभूत अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है वो उनका वो एंजॉय नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हम ये बोलते हैं कि ताजमहल होटल जो है बॉम्बे में, वो बहुत फेमस होटल है। तो वहाँ पे ऐसा भेदभाव नहीं है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है। लेकिन यानी कि कोई भी जाति, वंश या धर्म का आदमी है वहाँ पे जा सकता है।
उसको एंट्री है, लेकिन अगर रियलिटी में यह है कि हमारे हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हमारी इकोनॉमिकल जो क्षमता है अगर कम है, तो हम ऐसे होटल्स में या ऐसी जगह पे कॉमन मैन जाता ही नहीं। तो उनको फंडामेंटल राइट्स देने के बाद भी वो उस अधिकारों का उपभोग करने का क्षमता उनके पास नहीं है। तो इसीलिए हम ये एजुकेशनल इकोनॉमिकल जो जस्टिस है वो भी हमें देना चाहिए। तो इक्वल इक्वल इनकम होना चाहिए सभी लोगों का, या इसके लिए स्टेट ने प्रयास करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसे डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में डायरेक्शन दिए हुए हैं। उसके आगे जाके जो है वो पॉलिटिकल प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन इसकी बात कही है। आर्टिकल 15 में 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी बात रखी है कि जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। और आर्टिकल 51 में प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसके बारे में कहा है। इसके साथ साथ हम पॉलिटिकल जस्टिस में ये भी बोल सकते हैं कि हर किसी आदमी को एक वोट देने का जो अधिकार मिला है, एक व्यक्ति और उसका एक वोट, उसमें जो समानता लाई है वो भी पॉलिटिकल जस्टिस की ही बात करता है। तो हम ये तीन दृष्टिकोण से हमने इसलिए समझने की कोशिश की कि जस्टिस जो है वो सामाजिक दृष्टि से कैसा हम पा सकते हैं, इसके लिए संविधान में क्या प्रोविजंस है, इकोनॉमिक दृष्टि से या पॉलिटिकल दृष्टि से भी हम जस्टिस की तरफ कैसे जा सकते हैं, यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैसे लिखी हुई है। अभी जो हम देखेंगे कि ये कुछ प्रोविजन स्पेशली एससी एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है या कुछ आर्टिकल्स है, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। जैसे कि पहले बताया मैंने आर्टिकल 15(4) में कि गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एसटी, उसको हम बोल सकते हैं कि उन्होंने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा है कि भेदभाव तो हम किसी नागरिक सिटीजन में नहीं चाहते, लेकिन समाज की ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये जो वीकर सेक्शन है, इनके लिए कुछ स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, कुछ स्पेशल उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही बात आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) में लिखी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 46 अभी बताया मैंने, जैसे कि एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है एससी एसटी के, उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके कल्याण के लिए गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसा आर्टिकल 46 में लिखा है। उसके बाद आर्टिकल 164, यहाँ पे द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो राज्य है, वहाँ पे मिनिस्टर जो है वो ट्राइबल वेलफेयर के लिए एक अलग मिनिस्टर हो गए, और उनके साथ साथ वो एससी और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनका इनके वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, ऐसा स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 303 सॉरी आर्टिकल 330 एंड 332, उसमें रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, यानी कि एससी एसटी के जो प्रतिनिधि है उनके लिए जो रिजर्वेशन मिल सकता है या मिलता है, यह आर्टिकल 330 और 332 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 338 जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, ये जो है, यह एससी एसटी कमीशन की प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 338 में दी हुई है। उसके बाद आर्टिकल 341
एंड 342। ये जो आर्टिकल है इसमें जो SC/ST जो है तो द प्रेसिडेंट इन empowered to draw up list of SC/ST in a consultation with governor of each state। यानी कि गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद SC और ST की जो लिस्ट है उसमें अपडेट करना या उनको डिलीट करना, यह अधिकार आर्टिकल 341 और 342 इसके मुताबिक प्रेसिडेंट को दिया है, यानी कि संसद को दिया है। इसके बाद आर्टिकल नहीं तो द 5th and 6th शेड्यूल, ये बहुत बड़ी बात है कि 5th and 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्पेशल प्रोविजन for the administration of scheduled caste and scheduled tribe area। scheduled tribe area उसके अलावा स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के बारे में भी कुछ स्पेशल प्रोविजन है, वो आर्टिकल 29 में है। माइनॉरिटी कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यह आर्टिकल 29 में लिखा है। और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश and administrator their educational institute। तो हम ये देखते हैं कि संविधान में केवल SC/ST के लिए ही नहीं तो हेलो, हाँ यस सर, आवाज आता है ना सबको? हो येतोय कंटिन्यू करा। अच्छा ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि संविधान में जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, यानी कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या माइनॉरिटीज है, यह सभी वीकर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है, उनके ऊपर अन्याय ना हो या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए हैं, ये हमने देखे। अभी जो हम देखेंगे कि सोसाइटी के जो सोसाइटी में इसके अलावा भी कुछ वीकर सेक्शन है, यानी कि जैसे मैंने बताया SC/ST, तो हम ये भी कर सकते हैं कि VJNT जो महाराष्ट्र में है, विमुक्त जाति एंड नॉमेडिक ट्राइब, उसके अलावा स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, उसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऐसा हमने कैटेगराइजेशन किया है महाराष्ट्र में। तो ये हेलो, हाँ सर कंटिन्यू करा। हाँ ओके, ये भी वीकर सेक्शन है। उसके बाद हम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन जो है उनके भी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा डिसेबल पर्सन, यानी कि जो अपंग है, वो भी वीकर सेक्शन में ही आते हैं। तो इन सब के लिए काम करता क्या क्या गवर्नमेंट काम करती है या उनके लिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके विकास के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए हैं या क्या मशीनरी है, ये हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मेरा जो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, यह सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का अभी का नाम है। पहले तो ये डिपार्टमेंट कैसे स्थापन हुआ या उनका पहले का कैसे उसमें डेवलपमेंट हुई है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले 1928 को मिस्टर OHB स्टार्ट, ये जो ऑफिसर थे, उनके साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और बाकी और 10 लोग, इनका एक कमिटी बनाया गया था कि देश में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, इनके प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करने के लिए। तो ये कमिटी ने अपना रिपोर्ट 1930 को सबमिट किया गवर्नमेंट को। उसके बाद 1932 को इन सभी के लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की। वो डिपार्टमेंट था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। यह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय बना वो 1972 में बना। उसके बाद 1972 के बाद यह डिपार्टमेंट में ये तो बड़ा ये था, क्या बोलेंगे, ये इस डिपार्टमेंट में सभी सेक्शन जो अभी मैंने बताया कि महिलाएं, बच्चे, आदिवासी या सोशल शेड्यूल ट्राइब, ओल्ड एज,
ये सब, या टूरिज्म भी आता था पहले इसमें, या स्पोर्ट भी आता था। ये सब सेक्शन जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में होते होते थे पहले। 1983 में इस डिपार्टमेंट का डिवीजन हो गया, और इससे जो ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है वो अलग हो गया। उसके बाद 1991 को महिला जो है, महिला जो एक कंपोनेंट हमने देखा, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अलग हो गया। उसके बाद 1993 को टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इससे अलग हो गया। उसके आगे जाके 1999 को डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ नॉमिनल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये जो है विजेंटी, एनटी, ओबीसी, इनके लिए काम करने के लिए जो डायरेक्टरेट है वो भी अलग हो बनाया गया। उसके बाद इन 2000 में कमिश्नरेट ऑफ डिसेबिलिटी वेलफेयर, ये उनको भी अलग किया। और बाद में ये डिपार्टमेंट का नाम जो है वो सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट 2001 में दिया है। उसके तभी से ये आगे चल रहा है। तो मैंने यह बताने की कोशिश की कि पहले जो अप्रोच था गवर्नमेंट का, एक होलिस्टिक अप्रोच था, लेकिन उसमें यानी कि स्पेसिफिकली उस सेक्शन के जो नीड है, या उस सेक्शन की जो जरूरत है, उनके लिए जो काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप काम करना चालू किया। इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाए गए हैं। तो अभी हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या है, तो ये देखना है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या काम करता है। तो उसमें गवर्नमेंट हॉस्टल्स है। अभी 374 गवर्नमेंट हॉस्टल है। जैसे कि मैंने बताया कि छत्रपति शाहू महाराज उन्होंने हॉस्टल्स की नींव रखी थी कोल्हापुर संस्थान में। और इन्हीं हॉस्टल की बदौलत जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, वो अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सकते हैं, या जो स्कॉलरशिप जो मिलती है, स्कॉलरशिप की वजह से उनको वो अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स है। गवर्नमेंट हॉस्टल के भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि 1000 बच्चों की कैपेसिटी के हॉस्टल्स है डिवीजन लेवल के ऊपर। कुछ एडेड हॉस्टल है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो हॉस्टल चलाते हैं, उनको गवर्नमेंट एड देता है, सहायता देता है। तो ऐसे हॉस्टल है, उसका टोटल टोटल है 2388 ऐसे। उसके बाद यहाँ पे सोशल वर्क कॉलेज है, 51 सोशल वर्क कॉलेज है। रेसिडेंशियल स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्वीपर या अनक्लीन ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं, उनके बच्चों के लिए 2 स्कूल है। उसके बाद आश्रम स्कूल है, आईटीआईज है। दलित बस्ती जो है पूरे महाराष्ट्र में हर किसी गांव में दलित बस्ती लोकेटेड होती है। तो दलित बस्ती के लिए वहाँ की जो एम्यूनिटीज है, वहाँ पे रास्ते है, पानी है, लैट्रिन है, वहाँ के अप्रोच रोड है, कम्युनिटी हॉल है, समाज मंदिर है। इनके लिए भी समाज कल्याण डिपार्टमेंट या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के ओर से काम किया जाता है। उसके बाद जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज होम जो है ओल्ड एज पर्सन के लिए, वो भी है। जो एससी कम्युनिटी के जो युवा है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाई गई है। वो भी समाज कल्याण की तरह डिपार्टमेंट में ही आती है। इसके बाद में ये बताना चाहूंगा। अच्छा, टाइम बहुत कम हो गया है शायद लगता है। नहीं नहीं सर, है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी और 5-10 हाँ, मिनट हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से हम क्वेश्चंस भी लेंगे कुछ। तो हमारे अच्छा पास अभी ठीक है, टाइम है। हम 20 मिनट और चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। जो समाज कल या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसके बहुत अलग अलग ये है डिपार्टमेंट, या क्या बोलेंगे, विभाग। विभाग है, अंग है। अंग। उसमें कमिश्नर ऑफ सोशल वेलफेयर, वो भी ये है। कमिश्नर ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी, ये अलग है। विमुक्त जाति, नॉमिनल ट्राइब, ओबीसी, एसबीसी वेलफेयर,
डायरेक्टरेट ये अलग है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे ये अलग है। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन पुणे यहाँ पे जो ओबीसी में किसी कास्ट को इंक्लूड करना है या किसी कास्ट को ओबीसी की लिस्ट से हटाना है, इसका जो संशोधन किया जाता है उसके बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट जाने के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेती है। यह जो कमीशन है यह भी समाज कल्याण के ही अंदर आता है। अभी जो मराठा रिजर्वेशन का जो काम है उसमें ये महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का बहुत अहम रोल होता है, ये बात सबके ध्यान में आई। उसके बाद स्टेट कमीशन फॉर एससी एसटी ये भी समाज कल्याण में ही आते हैं। तो डिसेबिलिटी जो कमिश्नरेट है वो हम देखेंगे कि वहाँ पे भी एक एक्ट है डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 ऐसा हम बोलते हैं उनको कि समाज में लगभग 3% जो लोग हैं वो डिसेबल है और उनकी जो जरूरत है वो स्पेशल नीड में आती है। तो उनको एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उनके राइट का जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसीलिए और ये जो डिसेबल है वो तो अलग अलग टाइप के है भी है। ये विजुअली इम्पेयर्ड जो है या हियरिंग इम्पेयर्ड है या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल है, मेंटली रिटार्डेड है। तो इनके सबके अलग अलग नीड है। इनके लिए काम कर इनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए एक अलग ही कमिश्नरेट यहाँ पे महाराष्ट्र में है। यही जो बात मैं करता हूँ वो सब स्टेट के सभी इसमें हो सकती है। अ, इनको अभी जैसे कि गवर्नमेंट डिसेबिलिटी को कम करने के लिए या समाज में समाज को सेंसिटाइज करने के लिए बहुत से स्कीम है उसमें। तो एक स्कीम ऐसा भी है कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय जो है, कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर डिसेबल एम्प्लॉय अच्छा काम करता है या एम्प्लॉय जो है स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, डिसेबल पर्सन के लिए कौन से एम्प्लॉय ने अच्छी सुविधा दी है या एक्ट के मुताबिक कौन काम करता है, तो उनको कुछ अवार्ड्स भी मिलते हैं। ऐसे स्कीम भी है। या हम बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज का जो एक स्कीम है, उसी तरीके से डिसेबल व्यक्ति के साथ भी अगर किसी ने शादी की तो उनको भी कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि समाज में ये मैसेज जा सके कि अ, अ, यहाँ पे इक्वलिटी है या उनको भी अपना समझना चाहिए, तो उनको भी 50,000 रुपए जो है वो इंसेंटिव मिलता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में इंटरकास्ट मैरिज के लिए यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अगर किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लड़का लड़की से शादी की होती है तो उनको भी 50,000 रुपए का इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने बताया आपको कि हॉस्टल्स है बच्चों के लिए, स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप अलग अलग नाम की भी है, जैसे कि सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप है। हम ये भी देखते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो भी मिलती है बच्चों को। उसके बाद ओवरसीज स्कॉलरशिप जो जो अब्रॉड जाती है बच्चे पढ़ने के लिए या पीएचडी करने के लिए, या अभी तो कोई भी सब्जेक्ट में मास्टर करने के लिए भी जाता है तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलती है। मेडिकल इंजीनियरिंग में जो एडमिशन्स होते हैं वो कास्ट बेस के ऊपर एडमिशन होते हैं, वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद वो जो सैनिक स्कूल है महाराष्ट्र में सातारा पुणे नासिक यहाँ पे सैनिक स्कूल है, वहाँ पे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। वहाँ के लॉजिंग बोर्डिंग जो है, क्लोथिंग है, यूनिफॉर्म है, हॉर्स राइडिंग है, ट्यूशन फी है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ 15,000 रुपए मेंटेनेंस अलाउंस भी लोगों को बच्चों को मिलता है। इसके बाद जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिवीजन लेवल पे या बोर्ड में फर्स्ट आते हैं उनको भी कुछ मोटिवेशन के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये हम ये देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से भी बहुत से स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है। अभी हमने राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप भी है एमफिल और पीएचडी के लिए, साथ साथ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप
फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट, ये भी है। तो ये सब जो स्कॉलरशिप है, हॉस्टल्स है, स्कूल्स है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, या गवर्नमेंट भी काम करती है। ऐसा क्यों है? तो हम ये देखते हैं कि जब सोशल जस्टिस की कंसेप्ट रियलिटी में लानी है, इसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये चीज। और यही बात महात्मा फुले, छत्रपति शाहू और अम्बेडकर जी, इन्होंने बार बार कही है। इसके लिए ही एजुकेशन को इतना महत्व गवर्नमेंट ने दिया है। साथ साथ जो बैकवर्ड क्लासेस के जो युवा है या जो लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है। जैसे कि ड्राइवर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग जो है वो मिलता है। जो दलित वंशी है या जो टांडा है, विजेंटी के जो लोग हैं जो भटकते रहते हुए, उनके टांडे रहते हैं, तो उनको भी उनको लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए वो उन्होंने एक जगह पे स्थायिक होने के लिए यशवंतराव चौहान मुक्त वसाहत योजना, ऐसे कुछ स्कीम्स है। महाराष्ट्र में एससी जो है, एससी लोगों के लिए रमाई आवास योजना, ये भी एक स्कीम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है पूना में, उनकी तरफ से तो बहुत से स्कीम या बहुत से अभियान चलाए जाते हैं। वहाँ पे जो समाज में जो क्या बोले डिस्क्रिमिनेशन है या भेदभाव का जो वागणूक मिलती है, हाँ, तो उसके उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए भी, या सुपरस्टिशन है उनका अवेयरनेस करने के लिए भी जो बुक्स है वो पब्लिश किए जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च चलता है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को भी वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। सोशल वैल्यू जो है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, ये इनके बारे में वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, यूथ ट्रेनिंग होता है। वहाँ पे समता दूत का भी एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद एजुकेशन में बहुत से फेलोशिप वहाँ पे मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फेलोशिप है, छत्रपति शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे बाबा, इनके नाम के ऊपर फेलोशिप मिलती है। लोगों को एमफिल पीएचडी करने में इसकी सहायता होती है। साथ साथ वहाँ पे एमपीएससी और यूपीएससी के जो या बैंकिंग इनके लिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका गाइडेंस मिलता है, उनको असिस्टेंट मिलता है। और अभी जैसे बार्टी काम करता है, उसी तरह से मराठा मराठा जो कास्ट है, वो मराठा कम्युनिटी जो है, उनके लिए अभी साथ ही ये नया इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया है, छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये बोल के। तो यह इंस्टीट्यूट का काम भी है, रिसर्च है, पॉलिसी एडवोकेसी ट्रेनिंग है, सोशल एंड इकोनॉमिक एजुकेशन है, और मराठा कम्युनिटी में डेवलपमेंट के लिए ये साथ ही काम करता है। उसके साथ साथ महाज्योति बोल के भी महात्मा ज्योतिराव फुले रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर में है। ये भी अभी नया स्टार्ट किया हुआ है। मैंने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है पूना में, उसका काम जो है ओबीसी कास्ट में स्टेट लेवल पे किसी कास्ट को इंक्लूड करना है, या किस कास्ट को ओबीसी के स्टेट लिस्ट से हटाना है, यह इसके लिए संशोधन करना और गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट सबमिट करना, ये काम महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का होता है। और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में बहुत से कॉर्पोरेशन भी है, जैसे कि महात्मा फुले बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वसंतराव नाईक विजेंटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज एंड चर्मकार डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लोकशाही अन्नाभाऊ साठे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके साथ नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। ऐसे जो कॉर्पोरेशन जो है, उनकी तरफ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए इकोनॉमिक हेल्प होती है, फाइनेंस मिलता है,
ताकि लोगों का आर्थिक स्तर जो है वो उन्नत हो सके। इंटरकास्ट मैरिज का भी मैंने बताया, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज की वजह से अनटचेबिलिटी जो है वो कम हो सकती है। लोगों को इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो ये जो सोशल वैल्यू जो है वो इनकलकेट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं उसके बाद सीनियर सिटीजन, ये भी एक वीकर सेक्शन है। अभी एक लातूर जो जिला परिषद है वहाँ पे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस भी निकाला है कि जो वहाँ के जो वर्कर्स है, कर्मचारी है, उन्होंने अगर अपने माता पिता जो ओल्डर है उनका ख्याल नहीं रखा तो उनको 30% सैलरी जो है फीस हुआ वो उनके माता पिता के अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएंगी। तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यहाँ पे लगता है। और उस इसी एक्ट के वजह से हम ओल्डर जो है सीनियर सिटीजन उनको मेंटेनेंस देते हैं, एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है उनको, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ मिलता है। यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी है महाराष्ट्र में या देश में भी है। ये तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसमें हर महीने में ओल्ड एज इनको 1000 रुपीज मिलता है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम है, और यहाँ पे भी 600 रुपीज मिलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, यहाँ पे 600 रुपीज मिलते हैं। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो है, यहाँ पे भी कोई अगर फैमिली का जो इनकम अर्निंग पर्सन अर्निंग पर्सन जो है वो अगर एक्सपायर होता है तो उनको ये मिलता है, क्या बोलते हैं, पेंशन नहीं पेंशन नहीं, उनको वन टाइम वो 10,000 रुपये देते हैं उनको। ओके। ये इसके साथ हम ये भी देखा है कि पंचायत राज व्यवस्था जो है, हम ट्री टायर सिस्टम जो बोलते हैं, उसमें अभी महिलाओं का पार्टिसिपेशन होने के लिए 2008 में अमेंडमेंट किया था। वन थर्ड जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं को मिला था। तो इस तरह से सोशल जस्टिस की जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, यह सोशल जस्टिस एक्चुअली में प्रैक्टिकल में रियलिटी में लाने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए हुए हैं, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की माध्यम से क्या काम करती है, कौन से स्कीम है, ये मैं बात आपके सामने रखना चाहता था। मुझे लगता है कि थोड़ा स्पीड में हो गया या कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। बस यही मैं कहना चाहता था कि अ, जो फंडामेंटल राइट हमें सबको मिले हैं, वह फंडामेंटल राइट प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग होना चाहिए। उसके साथ साथ में सोशली उनका डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम होना चाहिए, वहाँ पे इक्वालिटी आनी चाहिए। तभी हम सोशल जस्टिस की तरफ जा सकते हैं। वो अपना समाज जो है वो सोशल जस्टिस के बेस के ऊपर बन सकता है। तो मैं यहाँ पे बोरकर जी उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, संबोधि अकादमी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे मेरी बात रखने के लिए। आपने सब पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छे तरह से सुना। इसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। सर, थैंक यू वेरी मच। अभी उमेश सोनोने सर ने, जो डेप्यूटी कमिश्नर है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, सामाजिक न्याय विभाग मुंबई, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, उन्होंने मुझे कहा था कि सर मुझे थोड़ा सा मेरी जो भाषा है वो मराठी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और हिंदी में थोड़ा सा मैं इतना सहजता से नहीं जा पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने
जो कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है सर ने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ बातें जो है वो रखी है। मतलब सबसे पहले उन्होंने सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की क्या संकल्पना है, वो संकल्पना उन्होंने भारत के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब भारत में इनइक्वालिटी किस तरह से थी, किस तरह से वर्ण थे, किस तरह से जातियां थी, किस तरह से डिवीजन था, वो बात रखी उन्होंने। फिर हमारे जो महापुरुष है महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य सोशल रिफॉर्मर्स ने किस तरह से यहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश की। महात्मा फुले फुले जी का कार्य, राजर्षि शाहू महाराज का जो कार्य है, मतलब स्कूल 1848 की स्कूल, फिर उसके बाद 1882 का हंटर कमीशन, उसके बाद राजर्षि शाहू महाराज जी का 1902 का फर्स्ट टाइम का जो रिजर्वेशन के लिए जो डिक्लेरेशन था, भारत का पहला संस्थान था कोल्हापुर, उसकी बात भी उन्होंने कही। और बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से भारतीय संविधान में किस तरह से ये सारे न्यायों के तत्व किस तरह से आए, वो सेकंड टर्म में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और अन्य जगहों पे जो भी सामाजिक न्याय के तत्व है, आर्थिक न्याय के तत्व है, पॉलिटिकल न्याय के तत्व है, वो उन्होंने उन्होंने पूरी तरह से बहुत अच्छे तरह से रखा है। और अल्टीमेटली इसका एप्लीकेशन कैसे है, मतलब हमारा जो उद्देश्य है इस संविधान सीरीज को, मतलब कोई भी हमारा जो सेशन है इस तरह से नहीं हुआ कि जहाँ पे केवल किसी ने भाषण दिया है, या यहाँ पे किसी ने भी, और मैंने शुरुआत में ही जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी कहा था कि भाई दिस सेशन इज नॉट टू लिसन एनी काइंड ऑफ स्पीच, यह भाषण देने के लिए हम लोगों ने अरेंज नहीं किया है। यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है कि भारतीय संविधान के बारे में तो सभी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है वो है, लेकिन फिर उसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है, एप्लीकेशन अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कमियां है क्या खामियां है, वो भी बातें आती है, लेकिन उतना समय हमारे पास नहीं है। तो सर ने लास्ट थर्ड जो सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में सोनोने सर ने बहुत ही अच्छी तरह से जितनी भी सारी स्कीम्स है, मतलब उन्होंने ऑल इंक्लूसिव स्कीम्स, मेल मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, फिर चाइल्ड्स के लिए क्या है, चिल्ड्रंस के लिए क्या है, ओल्ड एज के लिए क्या है, जो अदर वीकर सेक्शंस है जैसे माइनॉरिटीज सेक्शंस हो गए, या फिर डिसेबल्स सेक्शंस है, सीनियर सिटीजन्स है, असहाय लोग है, जो अनाथ लोग है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं है। ऐसा करते करते फिर आज का जो मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है मराठा रिजर्वेशन वगैरह, उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की क्या भूमिका थी, फिर सारथी जैसी संस्थाएं जो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले गठित हुई फॉर द वेलफेयर ऑफ द मराठा कम्युनिटीज, और फिर महाज्योति जो रिसेंटली अभी जो ओबीसीज के लिए गठित हुई है, और फिर बाकी भी काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे जो नोमैडिक ट्राइब्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यशवंतराव चौहान जी के नाम पे स्कीम्स, फिर रमाई आवास योजना जो महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए है, फिर हॉस्टल्स, गवर्नमेंट एडेड हॉस्टल्स, ओके, जैसे गवर्नमेंट एडेड आश्रम स्कूल्स भी चलते हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य में, तो उसके बारे में भी उन्होंने सारी जो जानकारी है वो दी है। तो ये एक प्रकार से विचार से, मतलब वैचारिक लेवल को टच करते हुए हिस्टोरिकल लेवल को टच, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ओके, सो विचार भी है उसमें, और उसके बाद हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारा कुछ जो है वो सोनोने सर ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रखा है। तो मैं सोनोने सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात आज सबको बताना चाहता हूँ कि आज ये फर्स्ट सेशन है कि इसमें आज 97 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, 97 पार्टिसिपेंट्स। हाँ, तो इसके पहले के जो सेशंस थे उसमें ऑलमोस्ट ये फर्स्ट सेशन हमारा रहा है कि जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट आज थे जिन्होंने आपको सुना है। So thank you very much Sonone sir and all for participating and hearing to उमेश सोनोने सर। अभी इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप पूछ सकते हो। सोनोने सर आहात ना तुम्ही तयार? हेलो, हाँ सोनोने सर संदीप।
हाँ सोनवणे सर Yes, तुम्ही sir. आहात ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्वेश्चन हेलो आपण घेऊ. हाँ बोलिए बोलिए Yes, किसका sir. क्वेश्चन है बोलिए. बोलिए. सर संदीप चौधरी. हाँ संदीप बोलो. हाँ सोनम ने सर आपसे क्वेश्चन है मेरा. आपने बहुत अच्छे से सारी जो स्कीम्स है वो बताई हमें. पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका विभाग है वो ऐसे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, क्योंकि जो स्कीम्स है वो मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है प्रॉपर. तो ऐसे कोई प्रोग्राम जो कि अवेयरनेस फैलाते हो आपकी स्कीम्स को लेके, कोई चलाता है ऐसा आपका डिपार्टमेंट? हाँ सर. अवेयरनेस के बहुत से प्रोग्राम है हमारे पास डिपार्टमेंट के पास. वैसे तो अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया में भी अवेयरनेस होता है. डिपार्टमेंट के पास पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी है. अ, हर डिवीजन में है. साथ साथ में संविधान रैली या संविधान महोत्सव दिन जो है वो भी ये सब मनाते हैं. आपने कभी देखा होगा कि डिपार्टमेंट का एडवर्टाइज जो महाराष्ट्र में एसटी बसेस है उनके ऊपर भी काफी यानी कि एसटी बसेस के ऊपर बहुत दिखाई देता है. अ, बाद में जो टेलीविजन है या आकाशवाणी है अ, उसमें भी एडवर्टाइज होता है. तो एडवर्टाइजिंग बहुत ये कॉमन चीज है. न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जो कोई स्कीम्स निकलती है तो उसकी न्यूज़पेपर में जो जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स है संदीप उसमें एड्स वगैरह आती रहती है. ओके सर. हाँ. एनी अदर क्वेश्चन और कोई स्टूडेंट्स है या फिर बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स है, उनका कोई क्वेश्चन है? सर मुझे एक क्वेश्चन है. मैं नागपाल लोहकरे बोल रहा हूँ. हाँ लोकरे सर फ्रॉम हैदराबाद. सर हाँ हाँ सर ने शुरुआत में ही कहा था कि उनका डिपार्टमेंट कास्ट वैलिडिटी के लिए भी एक काम करता है. उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट नहीं किया उसमें, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा. अभी पहले जो होता था कि स्कूल और कॉलेजेस से डायरेक्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता था. अभी ये यानी बदलते दौर में वो सब प्रोसेस बंद कर दी. क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने कोई ऑनलाइन सिस्टम लगाई जिससे कास्ट वैलिडिटी के लिए कोई दिक्कत ना हो जाए? जो बच्चे अभी आने वाले प्रोफेशनल डिग्री के लिए जो जाना चाहते हैं, अभी स्कूल वाले भी बोल रहे हैं कि आप अपना डायरेक्ट भेज सकते हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो अभाव है जो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो आना चाहिए वो बराबर प्रॉपरली कोई गाइड नहीं कर रहा है इसके बारे में. सर उस पर थोड़ा सा हाई इस पे लाइट अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. कास्ट वैलिडिटी. हाँ सर. मैंने वो जानबूझ के ये कास्ट वैलिडिटी के बारे में ज्यादा बोला नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा सेशन है. बहुत से डाउट लोगों के मन में इसके बारे में होते हैं. हाँ जैसे कि आपने अभी बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस कुछ है क्या. तो ऑनलाइन का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया है भारती ने. वहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म आपको मिलता है. ऑनलाइन आप इंफॉर्मेशन भर भर सकते हो. डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो. लेकिन उसके बाद जो है अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के बाद हर कॉपी आपको डिस्ट्रिक्ट कास्ट वैलिडिटी कमेटी के सामने देनी चाहिए या देनी पड़ती है. क्योंकि हार्ड कॉपी देखने के बाद ही कमेटी का जो सेटिस्फेक्शन जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में वो होता है. वहाँ पे कुछ अगर डाउट है तो वो आपको बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए या नहीं चाहिए. लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अभी कॉलेज को हमने कॉलेज की तरफ से जो पहले फॉर्म मिलते आते थे कमेटी को वो बंद किए क्या. हाँ वो तो अभी बंद ही है. तो आपको डायरेक्टली आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो. फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड को कमेटी के पास हार्ड कॉपी विथ एविडेंस जो डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ आप सबमिट कर सकते हो. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके. कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी ये बहुत बड़ा इशू है सर. एंड हाँ काफी सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है. काफी सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती. तो मेरा भी थोड़ा सा ये मानना है कि इसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस जो है वो लोगों तक जाना चाहिए. क्योंकि काफी सारे लोग जैसे मैं मुंबई में भी देखता हूँ कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास भी जो आते हैं कि जो दे बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज
लेकिन आज ऐसा हो गया है कि वो 40 साल से 50 साल से मुंबई में रह रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, तो फिर उनके पास इवन दो दे बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज, लेकिन उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं होता। कास्ट वैलिडिटी की बात तो बात की है। तो ये थोड़ा-सा आइडेंटिफिकेशन करना ये थोड़ा-सा क्रिटिकल या ज़्यादा बड़ी टास्क हो जाएँगी, लेकिन इसके बारे में भी मेरे ख्याल से सोनोने सर ऐसे कुछ हमारे पास प्रोग्राम है क्या सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, कि जिसके माध्यम से मतलब ऐसे कुछ आइडेंटिफाई किया जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। ऐसे नहीं लर्निंग सर, हाँ, नहीं यस। नहीं, यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी की जो बात है सर, वो उसमें रूल्स में या एक्ट में भी यह जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो जो एप्लीकेंट है उसके ऊपर है, क्योंकि अच्छा, कास्ट के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी जानकारी या रियलिटी के बेस के ऊपर जानकारी किसको होगी, जो एप्लीकेंट है उसी को होगी, ना कि जो ऑफिसर ऑफिस में बैठे हैं उनको होगी। हमको बिल्कुल, किसी को नहीं पता है कि किसकी कास्ट क्या है। हम ना नाम बिल्कुल, से जान सकते हैं, ना कोई रीति रिवाज से जान सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली, एविडेंस जो देना है या एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस सामने रखने की बात है, वो एप्लीकेंट की ही है। और हुँ, उसके बेस यानी कि कमिटी का सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा या कास्ट वैलिडिटी मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। सो आई थिंक अभी कोई किसी का शायद क्वेश्चन नहीं है, इतने बहुत ही अ, एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उमेश सोनोने सर ने हमें दी है, हमारे सामने रखी है। तो मैं फिर से एक बार उमेश सोनोने सर को धन्यवाद देता हूँ और सारे महाराष्ट्र से, केवल महाराष्ट्र से ही नहीं, तो देश के विभिन्न स्टेट से अ, स काफ़ी सारे लोगों ने इस सेशन में पार्टिसिपेशन किया है। आज के इस सेशन में बहुत अच्छा सेशन रहा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मतलब काफ़ी लोगों को सोशल जस्टिस की कांसेप्ट ही नहीं समझती और उसके बाद उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो पता नहीं होता। तो आपने एप्लीकेशन पार्ट भी पूरी तरह से जो सरकार की योजना है, उसके बारे में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक्स ऑल पार्टिसिपेंट। मैं ये सेशन यही कंक्लूड कर रहा हूँ अभी, लेकिन हमारे जो बाद के जो सेशन है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारा इसका प्रमोशन किया है। तो कल का भी हमारा जो सेशन है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है, उसके ऊपर हमारा कल का सेशन रहेगा। कल के सेशन में हमारे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई महानगर पालिका के 2 ऑफिसर्स, एक किरीट कुडवे सर है और दूसरे हमारे एक नासिर खान सर है। तो ये दोनों लोग जो है राइट टू एजुकेशन के ऊपर 9 बजे से लेके इसी तरह से 10:15 साढ़े 10 तक गाइडेंस करेंगे। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में काफी सारे पेरेंट्स को भी पता नहीं होता। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि वो जो सेशन है वो बिल्कुल अटेंड करें और हमारे ऐसे ही 9 से लेके 10-15 के जो सेशंस है वो इसी तरह से रहेंगे। सेम लिंक है, सेम टाइम है, स्पीकर्स केवल जो है वो डिफरेंट रहेंगे, विषय हमारे डिफरेंट रहेंगे। तो आप अपने बाकी लोगों को भी कम्युनिकेट कीजिए। फैमिली के साथ ये जो सेशंस है ये सुनने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये गुजारिश करूंगा कि संबोधि करियर एकेडमी का जो यूट्यूब का जो चैनल है, जो स्पेसिफिकली हमने यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शंस, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएससी, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशंस और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए हमने चलाया था, हम चला रहे हैं। तो उसमें हमारे काफी सारे 100 प्लस वीडियोस है जो मेरे खुद के अलग अलग विषयों पे वीडियोस है। मेरे काफी सारे जो ऑफिसर्स जो इंस्टीट्यूशन में गाइडेंस वगैरह करते हैं, वॉलंटरली गाइडेंस करते हैं, उनके काफी सारे वीडियोस है। बहुत अच्छा जो गाइडेंस है आप सभी लोगों को मिलता है और ये जो सारे इस सेशन के जो वीडियोस है वो भी उस पे अपलोड हो रहे हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स है उन लोगों ने अगर यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और आपके कांटेक्ट में जितने भी बाकी सिटीजन्स है, क्योंकि हम लोग उस चैनल को केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं चला रहे, उस चैनल को हम अलग-अलग जो सामाजिक, शैक्षणिक, हेल्थ से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड जो इश्यूज है, विषय है, इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करने के लिए भी चला रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस सीरीज के सारे लेक्चर्स उस चैनल पे हमारे
अपलोडेड है, कुछ अपलोड किए हैं, कुछ मैं अपलोड करूंगा। यह सेशन भी उस पे अपलोड होगा। तो आप आपसे विनंती रहेंगी कि अपील रहेंगी कि आप खुद सब्सक्राइब करिए। ऑल सब्सक्राइब का जो एक बटन होता है उसके ऊपर, बेल के ऊपर, आइकॉन के ऊपर क्लिक करके और बाकी लोगों को भी प्रमोट कीजिए। अगर आपको कमेंट्स देना है, लाइक करना है, तो अगर आप वो भी करेंगे तो दैट वुड बी द बेटर एंड दैट वुड बी अ ग्रेट अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो प्लीज आप वो करिए। एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स सोनवने सर, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मैं यहीं पे आपको अलविदा करता हूँ और कल हम फिर से मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. वेरी मच। Thank you, sir.